गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक आइस इंटेलेक्ट इनसाइट। इससे पहले जर्मनी के एकीकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि जो जर्मनी का एकीकरण है वो कैसे हुआ। और आज हम पढ़ेंगे कि जर्मनी में जो नाजीवाद है वो कैसे उभर के सामने आया। आज हम पढ़ेंगे नाजीवाद के बारे में कि जो नाजीवाद है वो क्या था, और ये जो नाजीवादी पार्टी कार्यक्रम है, ये जो एडोल्फ हिटलर है, ये कैसे उभर के सामने आया, क्या क्या इसके कारण थे। तो देखो, जो नाजीवाद है वो एक जर्मनी की विचारधारा थी, और एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में ये चलाया गया एक तानाशाही आंदोलन था। और ये जो नाजीवाद है, नाजीवाद की विचारधारा में प्रमुख जो था वो नस्लवाद था। नस्लवाद ये प्रमुख तत्व था। ठीक है, नाजीवाद के आधार पर ही हिटलर ने जर्मनी में राज किया, और उसने ना तानाशाही में, बिल्कुल ही जो जर्मनी था उसको तानाशाही में उसको बदल दिया। तो ये जो है मेन है, ये आपका नाजीवाद है। हिटलर के द्वारा ये चलाया गया एक तानाशाही आंदोलन था, उसके नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, और अगर नाजीवाद की खास जैसे बातें हैं कुछ, जैसे कि जो नाजीवाद है ना, ये यहूदियों और जो गैर आर्य लोग थे इनके अगेंस्ट थे। जो नाजी थे, नाजियों का मानना था कि लोगों को नस्ल के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। और नाजियों का ये भी मानना था कि जो जर्मन है, जो जर्मन नस्ल है ना, वो सबसे श्रेष्ठ है, और उन्हें आर्यन कहा गया, उन्हें आर्यन कहा। और जो नाजी है, नाजियों ने यहूदियों और जो गैर आर्य लोग थे उनके बारे में गहरी नस्लवादी धारणाओं के आधार पर विचारधारा विकसित की। इसके साथ ही नाजियों ने इन्हें दोषपूर्ण और अवांछनीय भी माना। इसके साथ ही जो ये नाजीवाद थे, उन्होंने एक पार्टी का भी गठन किया, और 1933 में हिटलर को जर्मन का चांसलर भी घोषित किया। फिर 1933 से 45 के बीच ये एक टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है 1933 से 1945, इस टाइम पीरियड को इतिहासकार है ना वो नाजी जर्मनी या फिर तृतीय राइख भी कहते हैं। जो इतिहासकार है वो ऐसा कहते हैं। और ये जो एडोल्फ हिटलर था, एडोल्फ हिटलर ये भी एक गरीब परिवार से ही था। ठीक है, और ये ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था। अब हम बात करें कि जो नाजीवादी पार्टी का कार्यक्रम है, ठीक है, तो ये मतलब इसमें क्या क्या था। तो सबसे पहले ना यहाँ पे वर्साई की संधि को समाप्त किया गया। वर्साई की जो संधि हुई थी उसमें जैसे इटली को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई ना, वैसे ही जर्मनी को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धक्का लगा था, क्योंकि यहाँ पे ना जो बहुत सारे चीज़ें थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके जो खर्चे वगैरह थे वो भी जर्मनी पे ही थोप दी गई थी। एक तरीके से कहा जाए तो ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी जर्मनी के लिए। तो वर्साई की जो संधि थी उसको ख़त्म किया गया, सभी जर्मन को इकट्ठा करके एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाया गया। ठीक है, जितने भी जर्मन साम्राज्य थे जो इधर उधर थे, तो उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ा साम्राज्य बनाया गया जर्मन की सैन्य शक्ति का, जिससे विकास किया जाए। इससे क्यों बड़ा बनाया जा गया कि जो जर्मन की जो सैन्य शक्ति है उसका हम विकास कर सके, जर्मनी में साम्यवाद को कुचल दिया जाए। और उन पर जैसे कि इसके अलावा क्या था कि जो जर्मनी में साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो रहा था तो उसको कुचलने की बात की जा रही थी। और जो समाचार पत्र है, तो समाचार पत्र राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं तो उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। इस पार्टी के कार्यक्रम में ये कहा गया कि जो भी समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं ना, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और राष्ट्रीयता का विकास व प्रचार प्रसार किया जाए। कृषि तथा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निजी और सरकारी कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। यहूदियों को नागरिकों अधिकारों से वंचित करके देश से निकाला जाए। स्टार्टिंग में अभी मैंने बताया कि ये जो थे जो नाजीवादी लोग थे ना, ये यहूदियों के अगेंस्ट थे। तो इनका कहना था कि हमारे जर्मन में सिर्फ हम रहेंगे, यहूदी लोग नहीं रहेंगे। तो इनके जो अधिकार है इनसे इनको वंचित किया जाए और देश से बाहर निकाला जाए। इसके साथ ही विरोध दलों का दमन किया जाए, जो भी हमारे अगेंस्ट में है ना उनको दबा दिया जाए। और जर्मनी के जितने भी खोए हुए उपनिवेश है उनको पुनः प्राप्त करके उनका क्या विस्तार किया जाए। ठीक है, ये प्राप्त लिखा है, उन्हें प्राप्त करके उनका विस्तार किया जाए। तो ये इन पार्टी के कार्यक्रम के अंतर्गत कहा गया था। उसके हिटलर तथा नाजीवाद के उदय तथा सफलता के कारण, कि जो जर्मनी है, जर्मनी में क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से जो हिटलर है वो उभर के सामने आया, जो नाजीवाद है वो उसका उदय हुआ, और ऐसा क्या था कि जिसके कारण ये सफल हुआ।
तो देखो, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का भय था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इन देशों ने भी पार्टिसिपेट किया था, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो और इसके साथ ही वर्साई की जो संधि थी, अपमानजनक संधि थी, जिसमें सारा जो पैसा वगैरह था, ठीक है, तो उनका जो भुगतान करना था वो जर्मनी को ही करना था। जर्मनी ही सारा खर्चा उठा रही थी, तो एक तरीके से इस पर ज़बरदस्ती थोपा गया था। और इसके साथ ही साम्यवाद का प्रचार, साम्यवाद, उनको ये भी डर था कि कहीं जर्मनी में साम्यवाद ना आ जाए। इसके साथ ही ये यहूदियों के प्रति विरोध कर रहे थे। जो वाइमर गणतंत्र है, वाइमर गणतंत्र के प्रति भी असंतोष व्यक्त कर रहे थे लोग। ये जो वाइमर गणराज्य है, इसमें क्या था कि विभिन्न पार्टी मिलाकर एक गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो इसके लिए ही यहाँ पे जो लोग थे इसके प्रति ये असंतोष थे, सेटिस्फाई नहीं थे। उसके बाद गणतंत्र सरकार की अयोग्य और दुर्बल विदेश नीति। इसके साथ ही यहाँ पे क्या था कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो अयोग्य था, दुर्बल उसकी विदेश नीति थी, यानी कि जो उसकी नीति थी, विदेश नीति थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी कि देश का विकास हो सके, उसका विस्तार हो सके। और जो गवर्नमेंट थी वो गणतंत्र थी, उस गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। तो इस कारण जो किसी न किसी एक ऐसे नेता का उदय होना तो जरूरी था जो अपने जर्मनी का विस्तार कर सके, उसके विकास के बारे में सोच सके। तो और ये सारी जो खूबी थी ये हिटलर के अंदर थी, और जो हिटलर था ये एक कुशल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, उसके अंदर सारी ये खूबियाँ थी, और वो अपने देश के लिए, अपने जर्मनी के लिए काफ़ी ज़्यादा उसने प्रयास किया था ऊंचे लेवल पे कि उसका जो जर्मनी है उसका विकास हो, उसका प्रचार प्रसार और उसके जो साम्राज्य है उसका विस्तार अच्छे से हो। तो ये कारण थे कि जिसके कारण जो हिटलर है वो उभर के सामने आया। इसके अलावा जो ये नाजीवादी लोग थे, तो ये जो नाजीवाद है इनका सिद्धांत क्या कहता था, तो ये जो सिद्धांत था ये कहता था कि लोकतंत्र हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तानाशाही के साथ था। ये हिटलर जो था वो तानाशाही का सपोर्टर ही था, और इसलिए ये लोकतंत्र का विरोधी था, ये शांति के विरोधी था। इसके साथ ये साम्यवाद को भी नहीं मानता था, और ये मुक्त व्यापार विरोधी भी था, ये मुक्त व्यापार को नहीं बढ़ावा देता था। इसके साथ ये तर्क विरोधी भी था कि मेरे साथ कोई तर्क वितर्क भी ना करे, आर्ग्यूमेंट वाली जो चीज़ें होती है, मेरे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जैसे कि प्रतिबंध लगा दिया गया था जो समाचार पत्र वगैरह है, तो जब ये इनके खिलाफ अगर उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जो भी मीडिया वगैरह है, तो उन पर भी बैन लगा दिया गया था। इसके साथ ही ये कहते थे कि जो शुद्ध आर्य नस्ल है उसके सिद्धांत पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। ये जो भी है हिटलर थे ये यहूदियों के अगेंस्ट था, तो ये ना चाहता था कि जो भी जैसे बच्चे भी पैदा वगैरह हो रहे हैं तो वो शुद्ध आर्य नस्ल के हो। वो नाजी जो है ना उनको ये बढ़ावा देते थे। इसके साथ ही अखिल जर्मन साम्राज्य का सिद्धांत इन्होंने पास किया था, और रक्त मिट्टी का सिद्धांत भी इन्होंने ही पास किया था। तो ये सिद्धांत इसके अंदर है। उसके बाद है हिटलर की विदेश नीति। हिटलर की विदेश नीति की बात करें तो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद ना विवश होकर जर्मनी को वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा, और जर्मन के जो अपमान का बदला था वो लेना हिटलर चाहता था कि जो भी मेरे मतलब जर्मन के साथ जितना भी अपमान हुआ है, जो ये ज़बरदस्ती की संधि थोपी गई है, मैं तो इसका बदला लेके रहूँगा। और वह जर्मनी का साम्राज्य का विस्तार करके उसको एक शक्तिशाली राज्य बनाना चाहता था। तो इसलिए उसने क्या किया, वह जितने भी मित्र राष्ट्र थे उससे वो अपनी सभी जितने भी साम्राज्य थे, जो उपनिवेश थे, जो भी उन पे जो मित्र राष्ट्र थे ना, जैसे अमेरिका वगैरह जो था, उसने जो कब्जा किया था तो उन देशों को वो वापस पाना चाहता था। और वर्साई की संधि के दौरान इस सारी देश जो भी उसके उपनिवेश है ना, जो साम्राज्य जिसको वो छीन लिया गया था, वो सबको वो वापस पाना चाहता था। क्योंकि वर्साई की जब संधि हुई थी तो वो हार गया था, तो मतलब कहा गया था कि हार जाएंगे तो जो भी साम्राज्य वगैरह है जो वो छीन लिया जाएगा। इसके साथ ही जो भी युद्ध में खर्चे हुए हैं उसका भी भुगतान उसी को करना होगा। तो जर्मनी हार गया था, तो जर्मनी के जो साम्राज्य थे उसको छीन लिए गए, और इसके साथ ही उससे पैसे भी लिए गए भुगतान करवाने के लिए। वह अपने आप को जर्मन जाति का नेता समझता था हिटलर, और उसे ये पूरा विश्वास था कि वो अपने धर्म में जो भी उसका उद्देश्य है ना वो उसमें ज़रूर सफल होगा। हिटलर की विदेश नीति की अगर हम बात करें तो हिटलर की विदेश नीति में सबसे पहला पॉइंट है, जर्मनी को आत्मनिर्भर देश बनाना चाहता था। जर्मनी के उपनिवेश को वापस लाना, जो भी जर्मनी के उपनिवेश वाले क्षेत्र थे उसको वो वापस पाना चाहता था, और जर्मनी के केंद्रीय यूरोप में एक सर्वोच्च शक्ति मतलब सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में वो
लाना चाहता था कि ये जो है जर्मन है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, और जो ये वर्साई की संधि हुई थी, जो ज़बरदस्ती इन पे थोपी गई थी, अपमानजनक संधि थी, तो ये इसको समाप्त करना चाहता था। जर्मनी के साथ किए गए जो भी अपमान थे, उसका ये बदला लेना चाहता था। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे कि अब तो बदला लेना ही है, और जितनी भी समस्त जर्मन जाति है, उसका ये एकीकरण करना चाहता था कि जितने भी साम्राज्य है अलग-अलग है, उनको मिला के और एक बनाया जाए, उनका विस्तार किया जाए, और जितनी भी सैन्य शक्ति है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। जर्मन के अनुसार हिटलर जर्मनी को विश्व की धुरी शक्ति बनाने के कार्य को एक दैनिक इच्छा की प्रेरणा मानता था, और उसकी भाषणों में भी, जो भी वो भाषण देता था ना, उसके भाषणों में भी उसके विचारों का पता चलता था। एक भाषण में तो उसने ये कहा कि मैं अपने मार्ग पर चलता हूँ और वह तरीका अपनाता हूँ जो मुझे ईश्वरीय शक्ति से आदेशित होता है। मतलब उसने ऐसा कहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे जिस रास्ते पर चलता हूँ ना, तो मैं वही रास्ता अपनाता हूँ, मैं वही तरीका चुनता हूँ जो मुझे ईश्वर के द्वारा सांकेतिक रूप से मिलता है। वो अपने आप को बताता था कि मैं मसीहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ईश्वर के द्वारा जो मुझे कहा जाता है मैं वही करता हूँ। तो ये थे। उसके बाद जो इसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इसने ना कुछ नीति अपनाई थी हिटलर ने। तो कुछ कदम कह सकते हो आप, ठीक है। तो कौन कौन से थे? वो थे कूटनीतिक समझौते। इसने कुछ देशों के साथ ऐसे समझौते किए थे। इसके साथ ही जो राष्ट्रसंघ था ना, उससे इसने अपना संबंध तोड़ डाला, और जो वर्साई की संधि थी उसको भी इसने भंग कर दिया। रायलैंड के जो किले बंदी है, उसको भी इसने ही किया, और ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने का इसने बहुत बार प्रयास किया, और फाइनली ये सफल भी हो गया। ऑस्ट्रिया पर इसने अपना अधिकार भी कर लिया। तो हिटलर के द्वारा सत्ता में होने के लिए कुछ अपनाए गए साधन भी थे, जैसे विरोधी दलों का अंत। विरोधी दलों का अंत का मतलब क्या है कि हिटलर ने सभी विरोधी दलों, जो भी इसके अगेंस्ट में पार्टी थे ना, उस पर पाबंदी लगाकर उनके नेताओं को उनके प्रकार से ही दंड देकर समाप्त कर दिया, और साम्यवादियों को उसने पूरी तरह से कुचल दिया। इसके साथ ही उसके जितने भी कार्य थे, जो भी वो करता था, तो वो ना सारा कुछ वो जर्मनी के जो नाजी दल थे उनके बारे में वो सोचता था। जो भी नाजी पार्टी थी ना, उसके बारे में वो सोचता था कि ये सबसे ऊपर है, अपने हित में ही वो सोचता था। दूसरा, तूफानी दस्ते। इसमें क्या था कि जो ये हिटलर था ना, हिटलर ने अपने स्वयंसेवक दल से एक पुलिस सेना का निर्माण किया था, जिसको तूफानी दस्ते के नाम से जाना जाता था। और हिटलर के जो स्वयंसेवक है, हिटलर के स्वयंसेवक दल का जो एक भाग था, वो काली कमीज पहनता था, और दल के जो नेता थे उनकी भी ये रक्षा करता था। और जो पुलिस थे, ठीक है, तो जो पुलिस वाले जो पार्टी थे, मतलब एक तरफ, तो वो जो थे वो नाज़ी भूरी कमीज पहनते थे, और इनका एक अपना झंडा भी था जिसमें स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ था। तो स्वास्तिक चिन्ह वाला इनका एक झंडा भी था। गुप्तचर पुलिस। इसमें क्या था, हिटलर ने अपने विश्वासपात साथी हनमन की सहायता से गुप्तचर पुलिस का संगठन किया, और गुप्तचरों का जाल सारे देश में बिछा दिया। यह पुलिस विभिन्न स्थानों के समाचार पत्र प्राप्त करने और विरोधियों की कार्यवाही का पता लगाने तथा उनका दमन करने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। चौथा है आपका प्रेस पर नियंत्रण। इसमें क्या था, प्रेस पर नियंत्रण। प्रेस पर सरकार का पुनः नियंत्रण था। उसे हिटलर की सरकार की नाजी दल और हिटलर की आलोचना की आज्ञा नहीं थी। किसी भी तरीके से वो इसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते थे। जो मीडिया थी, जो कोई भी है, वो प्रेस जो था, प्रेस पे ना यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया, और ना तो किसी नाजीवादी पार्टी के अगेंस्ट या फिर किसी भी तरीके के हिटलर के अगेंस्ट कोई भी बातें यहाँ पे बोलने की या आलोचना करने की आज्ञा नहीं थी। केंद्रीय कैंप। ऐसे व्यक्ति जिन पर सरकार अथवा नाजी दल का विरोध होने के संदेह होता था, तो उनको पकड़ लिया जाता था, और जो केंद्रीय कैंप थे ना, उसमें भेज दिया जाता था। केंद्रीय जो देश के ना विभिन्न भागों में होते थे, जो केंद्रीय कैंप होते थे, ये देश के अलग अलग भागों में होते थे, और वहाँ उन्हें अनेक प्रकार से यातना दी जाती थी। उन्हें गैस में बंद कर दिया जाता था। तो ये बहुत बुरे तरीके से ये वहाँ लोगों के साथ बिहेव करता था। उसके बाद है हिटलर की गृह नीति। तो गृह नीति क्या थी अपने देश के लिए? तो वो राष्ट्रीय एकता लाना चाहता था कि जितने भी, हाँ, लेकिन यहाँ पे यहूदियों को मिलाकर नहीं रखना चाहता था। यहूदियों को हटा के यहाँ पे बात की जा रही राष्ट्रीय एकता, यानी जर्मन और नाजीवाद जो लोग हैं, नाजिस लोग हैं, उनके बीच में। यहूदियों का केंद्रीकरण किया, नागरिक अधिकारों का दमन किया। वहाँ पे जो भी नागरिकों के अधिकार थे उनको प्रतिबंध लगाया गया, ताकि वो उनके खिलाफ बोल ना सके। शिक्षा प्रणाली पर इन्होंने नियंत्रण किया। यहूदियों के विरुद्ध उसने बहुत सारे अभियान चलाए। वो तो बिल्कुल देखना तक नहीं चाहता था यहूदियों को। कैथोलिक ईसाई धर्म का भी ये विरोधी था। ईसाई धर्म को भी ये नहीं मानता था, और जो भी बेकारी की समस्या थी, बेरोजगारी की, उसको इसने सॉल्व किया। आर्थिक विकास किया, और सामाजिक क्षेत्रों का भी इसने विस्तार किया। तो इसने अपने जो भी इसके जो नाजिस
दल थे, उसने अपने नाज़िस दल के लिए तो अच्छा कार्य किया, वहीं पे यहूदियों के लिए उसने थोड़ा बुरा ही किया, और जो कैथोलिक ईसाई थे उसके भी अगेंस्ट में ये था। तो ये था एडोल्फ हिटलर की नीति और उसके द्वारा उठाए गए कदम।